सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में जो है हम केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है इसको रिवाइज करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि देखो, सबसे पहले बात करें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक की तरफ से, और इसमें जो है आपके 40 से 50% जो क्वेश्चंस इसी से आते हैं। और दूसरा नंबर जो है केमिकल बॉन्डिंग अकेला केवल केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नहीं है, इसके अंदर आप देखोगे कि पी जो ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक है, इनके भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली आपको केमिकल बॉन्डिंग से ही रिलेटेड रहते हैं। तो मेजरली जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में पूछ दिए जाते हैं। और हम बात करें तो केमिकल पीरियोडिसिटी के भी जो है चीज़ें जो है अप्लाई करा दिया जाता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो आप देखोगे कि इनऑर्गेनिक का हाफ से भी ज़्यादा पोर्शन जो है एक्चुअली में जो है केमिकल बॉन्डिंग से ही होते हैं। तो इस वीडियो में देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर तो यदि आप चाहते हो कि आपका केमिकल बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तो इस वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए, पहला नंबर तो जो लोग भगा भगा के देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को ना देखें। बिकॉज देखो, आप चाहते हो कि आपका केमिकल बॉन्डिंग सही से कंप्लीट हो जाए, एक एक पॉइंट जो इससे क्वेश्चन बनते हैं। साथ के साथ जो है मैं आपको ये ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, बहुत सारे जो ट्रिक्स है जिसके माध्यम से आप जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं या फिर टाइम लगता है, उनके मैं बहुत अच्छे से जो ट्रिक्स हैं वो भी ट्रिक्स आपको शेयर करने वाला हूँ। तो उनसे जो है आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। तो आपसे देखो एक रिक्वेस्ट है कि आप बिना वीडियो की स्किप किए हुए, बिकॉज ये चैप्टर बहुत बड़ा है और मेजर आपके पोर्शन कवर करते हैं, तो बिना स्किप किए हुए जो आपको क्या करना है कि सारे पॉइंट्स जो भी बताए जाएंगे आपको साथ के साथ नोट्स बनाना है, पहला नंबर तो, ताकि आपको रिवीजन करते समय, बिकॉज ज़्यादा पेज नहीं लगने वाले, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 से 8 पेज में पूरे चैप्टर को मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 7 से 8 पेज में जो है आप पूरा एग्जाम्पल के साथ जो है लिख सकते हो। और जो है इसको रिवाइज करने में भी आपके समय कम लगेंगे और इनऑर्गेनिक के आधे पार्ट्स आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो, इस जो चैप्टर है, हम बात करें अगर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, तो इसका जो ये जो वन शॉट आ रहा है, ये मतलब जो है लगभग 2 लेक्चर्स आएंगे। बिकॉज ये इतना बड़ा चैप्टर है कि यार मैं चाहूँ एक लेक्चर में 1 घंटे के अंदर कवर करना तो बहुत मुश्किल है। अगर मैं फिर वही होगा कि फिर मैं उड़ा उड़ा के जो है पढ़ा दूँ, बस नॉर्मल चीज़ें जो बता दूँ, तो मैं इस तरह से नहीं बता रहा हूँ। मतलब कि हम क्या किए हैं यहाँ पे, एक एक चीज़ आपको जो है डिटेल में लगभग जो चीज़ें हैं उनके अंदर समझाया गया है, और उनके शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे हम बात करें हाइड्रेशन एनर्जी सॉल्यूशन हो गया, फिर जो है यहाँ पे जैसे बॉन्ड ऑर्डर हो गया निकालने का, फिर जो है हाइब्रिडेशन निकालने का, इसका अलग से हम ट्रिक्स भी बताए हैं आपको। तो इसमें जो है समय लगा है, तो हम नहीं चाहे कि मतलब क्यों डायरेक्ट आपको ट्रिक्स दिखा दें, उसको किस तरह से अप्लाई करना है या फिर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ अगर ना समझाएं तो फिर जो चैप्टर पढ़ना जो है फिर बेकार है। तो इसीलिए क्या है, आपके ये लगभग 2 चैप्टर्स में 2 लेक्चर्स में आएंगे, यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रहेगा इसका। एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो आपको पूरा ये रिवाइज कराया जाएगा चैप्टर, और पार्ट 3 के अंदर जो है हम MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट है। वैसे जो है हमारे ऐप के अंदर जो लोग जुड़ चुके हैं, बिकॉज आई थिंक कि 400 से ज़्यादा लोग आज जो है उसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो आप देखोगे केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है इसके अंदर ऑलरेडी जो है 250 से 300 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आपको, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मैं उसमें जो है 250 से 300 क्वेश्चन, वो भी टॉपिक वाइज, जिस तरह से आपको ये टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, अलग अलग टाइप्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इनके अलग अलग जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें, जिससे कि आप यहाँ से जो भी फॉर्मूला या फिर जो भी ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे डायरेक्ट उन क्वेश्चंस को आप जाके वहाँ करोगे। उसी तरह से जो है हाइब्रिडाइजेशन के देखोगे कि उसमें जो है 2 से 3 जो है अलग अलग जो है पार्ट्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर जो फजांस रूल से क्वेश्चन है, लैटिस एनर्जी से, तो यहाँ पे 250 से 300 जो क्वेश्चंस आपके हैं एक्चुअली, जो लोग आई थिंक मैक्सिमम लोग, तो आप लोग जो देख रहे हो वीडियो जुड़ चुके हो केमिस्ट्री के अंदर, तो आपको करना क्या है, ये जैसे ही जो टॉपिक्स यहाँ पे आज के लेक्चर में कंप्लीट होगा उन सारे को जाके MCQ क्वेश्चंस उन टॉपिक के जो है आज के आज जो है आपको लगा लेना है। इससे जो है आपका सारा के सारा टॉपिक्स पहले नंबर तो कंप्लीट हो जाएंगे, साथ के जो है MCQ क्वेश्चन जो है MCQ क्वेश्चन पे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से जो यहाँ पे बनते हैं। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं अब इसके अंदर जो है लेक्चर्स, ये तो चीज़ें हो गए आपको। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए, सबसे पहले ये आपको सबसे पहले नंबर चीज़ लिख लेना है आपको फर्स्ट कॉपी पे जो है कि ये पॉइंट्स जो हैं, ये जो टॉपिक्स हैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो है पढ़ना है, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। तो देखो यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनते हैं। ये मैं सारा चीज़ आपको जो आगे डिटेल में बताऊंगा, बस ये चीज़ें जो है एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जो है आप चाहो तो वीडियो को रोक के अभी जो है आप लिख सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स पहले आप लिख लीजिए, बिकॉज इनके ट्रिक्स आपको बताया जाएंगे। फजांस रूल है, इसके बेसिस पे कोवैलेंट कैरेक्टर, सोलबिलिटी क्या होता है, ये सारे चीज़ आपको बताए जाएंगे। तो ये मेजर जो है देखिए, यहाँ से जो चीज़ें ये लगभग सेकेंड लेक्चर में होगा। फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा आपको थ्योरी बेस्ड जो चीज़ें हैं वो बताए जाएंगे, लेकिन सेकेंड लेक्चर जो है आप मिस मत करिएगा, बिकॉज इसके अंदर भर भर के जो ट्रिक्स हैं वो सारे ट्रिक्स इसके अंदर ही हैं। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी, बॉन्ड ऑर्डर के अंदर, MOT के अंदर, फिर जो है बॉन्ड एंगल के कंपेयर करने को आता है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने को आता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ आप देखेंगे कंपेयर करने का आता है, डाइपोल मोमेंट आता है। इन सब के भर भर के जो है आपके ट्रिक्स केवल बताए जाएंगे, ट्रिक्स के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। खास करके आप देखोगे जैसे N3- होता है, बिना स्ट्रक्चर के जो है आप जनरली आप सिग्मा प्लस पाई गिन के
क्या करते थे पहले कि हाइब्रिडेशन निकाल देते थे। लेकिन अगर मान लो स्ट्रक्चर ही आपको नहीं पता N3 माइनस का I3 माइनस का कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर अगर नहीं पता है, फिर उस केस में जो है हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे आप, तो उसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा। डायरेक्ट आप जो है 1 सेकंड के अंदर जो आप बस अप्लाई करोगे वो आपका जो है आंसर आने लगेंगे। तो इन सारे जो ट्रिक्स है वो सारे चीज़ जो है आपको सेकंड पार्ट में मिलने वाला है। तो सेकंड को तो मैं बोलूँगा कि आप मिस मत करना, बिकॉज क्वेश्चन इनसे बहुत ज़्यादा बनता है। लेकिन ये भी जो चीज़ है आपको जानकारी ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज पी ब्लॉक जो है यहाँ से जो हाइड्रेशन सोलिबिलिटी जो है यहाँ पे सॉल्यूशन जो है सॉल्वेशन जो है यहाँ से पी ब्लॉक में क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारे चीज़ें हम कोशिश किए हैं कि एक जगह पे मतलब आपको पढ़ाया जाए। तो चलिए बाकी की जो भी चीज़ें हैं जो हम आगे जो चीज़ बताया जाएगा, हर एक चीज़ आप नोट्स जो है बना के लिखते जाइएगा साथ के साथ। और कुछ नहीं समझ में आए तो आप जो है कमेंट में जो आप पूछ सकते हैं। और साथ के साथ जो है मैं यही बोलूँगा कि क्वेश्चंस को जैसे ही ये चीज़ कंप्लीट होंगे आपको क्वेश्चंस जाना है ऐप के अंदर, और ऐप में जो क्वेश्चंस दिए गए उन क्वेश्चंस को जाकर प्रैक्टिस कर लेना है। और कुछ एक चीज़ें जो है मेरे को बोर्ड पे सारा चीज़ नहीं पढ़ा पाऊंगा, बिकॉज लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगेंगे। तो वैसे अगर कर लेंगे तो वीडियो जो है लगभग तीन लेक्चर में भी कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ एक पॉइंट जो मैं ऑलरेडी जो पॉइंट्स आपको केवल समझाना है वो पॉइंट्स ऑलरेडी मैं पेज पर लिखा हुआ हूँ। वो सारे चीज़ें क्या होगा कि वो मैं आपको ऐप के अंदर जो केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन है, केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन है 3000 MCQ क्वेश्चन, उसके अंदर मैं आज अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के नाम से, जो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके अंदर कंटेंट में जाएंगे तो यूट्यूब केमिस्ट्री के नाम से जो है आपको एक मिल जाएगा सेक्शन। उसके अंदर जो है जो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं लिखना है वो सारी चीज़ें वहाँ पे जो है आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से आप पेड हैं या फिर नहीं भी पेड है तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो है सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तो देखिए पहला जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा जो है वीक बॉन्ड, और इनके बीच में एनर्जी का जो है रिलेशन भी दिया हुआ है कि किलो जूल पर मोल होना चाहिए यहाँ पे 200 से 400, और वहीं जो है यहाँ पे जो है 2 to 40 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गया। अब हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, देखिए आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड, ये जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के अंदर आते हैं और इन्हीं से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली आयनिक एंड कोवेलेंट से जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और कोऑर्डिनेट से जो है थोड़ा एग्जांपल देके पूछा जाता है कि किसके अंदर जो कोऑर्डिनेट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वहीं हम बात करें वीक बॉन्ड के अंदर, तो इसके अंदर देखिए वन डर वाल्स जो फोर्सेज होते हैं, फोर्स ऑफ एक्चुअली अट्रैक्शन होता है ये, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कोई यहाँ पे एक्चुअली में बॉन्ड नहीं होता है, बॉन्ड आपको दिखाई नहीं, एक अट्रैक्शन होता है। और वहीं जो है हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक्चुअली में जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ये भी जो एक बॉन्ड नहीं है, केवल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं इन सभी में, लेकिन यहाँ पे कोई बॉन्ड एक्चुअली बनता नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें टाइप्स ऑफ बॉन्ड हो गए। अब चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो इसके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से कि क्वेश्चंस बनते हैं, और साथ ही साथ कुछ जो है इससे न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल इन द सेंस कुछ जो है ट्रिक्स भी होते हैं, ट्रिक्स के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो वो सारे ट्रिक्स को देखेंगे और साथ साथ थ्योरी वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हो सके तो आप भी जो है साथ के साथ नोट करते जाइए, ताकि जो है रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगा। क्वेश्चन देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, ये सारे जो पॉइंट्स हैं एक्चुअली ये पॉइंट्स आपको लग रहे होंगे, लेकिन आप साथ के साथ लिखते जाइएगा, बिकॉज ये सारे एक तरह से क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए पहला क्या है, आयनिक बॉन्ड्स में बात करें तो बॉन्ड्स बिटवीन आयंस, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके ICR वालों के लिए मैं बोलूँ कि जो आसान क्वेश्चन है उसी को जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो आप जो है अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो देखिए पहला है कि बॉन्ड्स बिटवीन आयन, तो आयनिक बॉन्ड क्या है, आयंस के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे कि आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है कई जगह पूछे जा चुका है स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम में। तो आप ये चीज़ें भी जो है यहाँ पे नोट कर लेंगे कि आयनिक बॉन्ड को जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक। और खास करके जो इसको आप लिखते जरूर जाइएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और जो है जल्दबाजी कोशिश कर मत करिएगा, खास करके कोवेलेंट चैप्टर में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझना है। इसके अंदर आपके 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ठीक है, पहला देखिए बॉन्ड्स बिटवीन आयंस, क्या होता है, आयनिक बॉन्ड आयंस के बीच में बॉन्ड्स होते हैं, ठीक। दूसरा होता है कि बॉन्ड्स बिटवीन केटायंस एंड एनायंस, ये भी ऑप्शंस मिलते हैं। आयंस तो बोलते हैं, आयंस कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा कि आयंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं आयंस। तो आयंस जो होते हैं 2 प्रकार के, यानी केटायंस होते हैं एक, एनायंस होते हैं। तो ये जो हो गया ये भी सही है कि केटायंस एनायंस। फिर थर्ड है बॉन्ड्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो क्या ये आयनिक बॉन्ड जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो हाँ, ये जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है, बिकॉज अभी आगे जो है कोवेलेंट में आप पढ़ेंगे, कोवेलेंट में जो है ये इसी स्टेटमेंट को गलत कराया जाता है वहाँ पे। अब देखिए फिर है कि बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंट नेचर वहाँ पर दे दिया गया था। तो ये भी सही है, डिफरेंट नेचर कहने का मतलब क्या है। अब देखिए ऊपर क्या पढ़े अभी कि मेटल होता है एक, नॉन मेटल होता है, तो दोनों का नेचर क्या है। अदम मतलब है कि मेटल क्या करता है, जनरली जो मेटल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी लूज कर देते हैं, और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए। तो नेचर दोनों का क्या है, अलग है। अब देखिए 5वां है
कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैटायन टू एनायन, ये भी है कि हाँ कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे कैटायंस और एनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। तो ये एसर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बिकॉज आप देखोगे कि कोवेलेंट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो नहीं होता है, यहाँ पे जो हम ट्रांसफर पढ़े इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वहाँ पे नहीं होता है कैटायन से एनायन पे। इस चीज़ को आप जो है यहाँ पर ध्यान देंगे आयनिक बॉन्ड के बीच में, बिकॉज ये सब सारे पॉइंट्स जो है क्वेश्चन। तो चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो है। अब इसके बाद आयनिक बॉन्ड में क्या है कि हम जैसा ऊपर पढ़े थे कि क्या चीज़ से बनता है आयनिक बॉन्ड, एक तो मेटल होता है, दूसरा क्या होता है नॉन मेटल। ठीक, अब मेटल कहने का मतलब क्या है, मेटल क्या करता है यहाँ पे कहाँ, मेटल क्या होता है इलेक्ट्रॉन जल्दी देता अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है एक्सेप्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन लेता है और ये इलेक्ट्रॉन को देता है। तो इलेक्ट्रॉन जो आसानी से दे दे, आसानी से मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ से निकालना है हमको, तो इसका क्या होना चाहिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक, वहीं अब ये जो है नॉन मेटल क्या होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, यानी क्या हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेने की मतलब जो इच्छा जिसका होता है पहले से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इनका क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो यानी आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन क्या है आपके पास कि जो डोनर है मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे दे, और दूसरा क्या नॉन मेटल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ले ले। लेने का मतलब क्या है कि उसका ये ज़्यादा हो, और देने का मतलब कि उसका IP आयनाइजेशन पोटेंशियल बने या फिर IE आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या हो बहुत ही कम हो, कम रहेगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये इसका ज़्यादा रहेगा लेने का क्षमता तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो ये जो है कुछ आपके कैरेक्टर हो गए यहाँ पे कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए जो है मेटल क्या होना चाहिए लो IP वाला होना चाहिए, और नॉन मेटल क्या होना चाहिए हाई IP वाला होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको, बिकॉज हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप एक बार समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग आप कर पाओगे। अब चलिए इसके बाद जो हम जैसे ही पढ़े, अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से एनर्जी एक्चुअली लगते हैं। ठीक है, बिकॉज एनर्जी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, तो एनर्जी इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में कौन कौन से एनर्जी लगते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में क्या क्या होते हैं, कैटायन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है एनायन होता है, कैटायन एंड एनायन होते हैं, और कैटायन एंड एनायन मिलकर क्या बनाते हैं यहाँ पे लैटिस बनाते हैं। लैटिस बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो सॉलिड फॉर्म में जो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाता है ये, तो ये क्या है एक लैटिस बोलते हैं यहाँ पे, जैसे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ये जो क्या है लैटिस बनाते हैं। आप जो है आप 12th क्लास में जब जाओगे तो पढ़ोगे सॉलिड स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे जो है पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैटायन क्या हो गया यहाँ पे, एक तो कैटायन चाहिए एनायन चाहिए लैटिस एनर्जी चाहिए। अब देखो कैटायन कब बनेगा मेटल से बनेंगे, तो मेटल से जब हमको प्लस बनाना है इलेक्ट्रॉन एक निकालेंगे, यहाँ पे कौन सा एनर्जी हमारा लगेगा आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब क्या हमारा आयनाइजेशन एनर्जी हमें क्या कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व हुआ यहाँ पे, तो एक तो हुआ आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे आयनिक बॉन्ड में कौन कौन सा एनर्जी लगते हैं बनाते समय। सेकंड बात करें तो यहाँ पे कौन सा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनायन क्या है लेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे लैटिस एनर्जी, लैटिस बनते समय क्या होंगे दोनों जुड़ेंगे तो लैटिस एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे दोनों अट्रैक्ट होंगे, ये दोनों क्या करेंगे जैसे ही प्लस और माइनस यहाँ पे बनेंगे कैटायन एनायन, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन के थ्रू क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ही कभी भी आपको जब भी अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा ऐसे एनर्जी रिलीज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा लैटिस से एनर्जी रिलीज होगा, यानी कौन सा एनर्जी होगा लैटिस एनर्जी। और चूंकि एनर्जी रिलीज होता है यानी कि डेल्टा एच क्या होगा निगेटिव। थोड़ा सिस्टम का थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में, तो यहाँ पे क्या होता है लैटिस एनर्जी क्या होगा एनर्जी रिलीज हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे क्या होता है बनते समय क्या होगा लैटिस एनर्जी माइनस में हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया, तो ये तीन चीज़ आपको समझ में आ गया, एनर्जी अभी तो इन्वॉल्व हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस तरह के और क्या चीज़ होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप नोट्स करते जाइएगा। लैटिस एनर्जी जो होता है लैटिस एनर्जी ठीक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। आपसे कहीं अब जो है पूछे जाएंगे क्वेश्चन अगर, तो उसमें क्या करेंगे चार्ज, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है साइज। ठीक, ये जो है आपको याद कर लेना, ये सब सारे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इसको आपको लिखते जाना है एक जगह पॉइंट्स में, बिकॉज इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं। चार्ज एंड साइज कहने का मतलब कि जब आपको कंपेयर करना होगा किसी के अंदर की लैटिस एनर्जी किसके अंदर ज़्यादा है जैसे NaCl या फिर MgCl, तो उसमें अगर कंपेयर करना हो आपको तो आप जो है सबसे पहले चार्ज को कंसिडर करेंगे और उसके बाद जो है साइज को। यहाँ पे प्रायोरिटी भी बोलते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी जो है इसको फर्स्ट पे देंगे और इसको जो है
सेकेंड। पहले चार्ज देखेंगे, अगर चार्ज ज़्यादा है मतलब दो अलग अलग कम मिल जाएंगे, अगर एक पे चार्ज 2 है एक पे 1 है तो पहले चार्ज को देखेंगे, उसके बाद उसी से कंपेयर कर देंगे। अगर दोनों पे चार्ज बराबर जाएंगे फिर आप साइज वाले कंपेयर करके बताएंगे कि किसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है और किसका जो है कम है। ये चीज़ हो गया। तो ये एक तरह से जो है यहाँ पे क्वेश्चन होते जा रहे हैं, मतलब ये सिर्फ पॉइंट्स आप लिखते जाइएगा, जब भी रिवीजन करने के लिए ये पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट जब क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे बना सकते हैं आप। अब चलिए नेक्स्ट है, एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, इन एनी बॉन्ड आयोनिक कैरेक्टर से पूछा जाता है। आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। ठीक, ये भी पॉइंट आप इस पॉइंट को, जितना भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताए जाएंगे, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि जो है टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आपको फालतू चीज़ें बताएंगे। यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे क्वेश्चन ही है, इसलिए अब इस पॉइंट को भी लिख लेना है कि किसी भी बॉन्ड के अंदर आपसे पूछा जाए कि आयोनिक कैरेक्टर बताइए कितना है, तो आप क्या बताओगे वहाँ पर, चेंज इन ई एन, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे हम बात करें यहाँ पे, एक मान लीजिए NaCl है, ठीक, एक हो गया NaCl और हो गया दूसरा MgCl, ठीक है। अब इन दोनों में MgCl2, अब दोनों में पूछा जाए कि आयनिक कैरेक्टर किसके बीच में ज़्यादा है, तब देखिए आयनिक कैरेक्टर देखना यहाँ पे क्या बोले हम, डेल्टा ई एन देखेंगे। तब हम क्या चीज़, दोनों के अंदर Cl तो कॉमन है, ठीक, डेल्टा ई एन देखना है, डेल्टा ई एन मतलब यहाँ पे क्या देखेंगे, Na एंड Cl के बीच का ई एन कितना होगा, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा ई एन कितना होगा, और Mg एंड Cl के बीच में जो है कितना होगा, डेल्टा ई एन। तो देखो आपको एक चीज़ पता होगा कि Cl को यहाँ पे हम कांस्टेंट रखते हैं, मान लो अगर जितना भी ऐसा आपको पता होगा 3.5 मैं बताया था पिछले वीडियो में कि किस तरह से आपको याद करना होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो Cl का जो है यहाँ पे जैसे याद करते हैं तो जैसे सॉरी यहाँ पे 3.5 इसका नहीं होता है, 3.2 के आसपास होता है। तो यहाँ पे देखिए Cl हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन की हम जैसी बात करते हैं तो क्लोरीन हो गया और यहाँ पे जो है सोडियम हो गया और यहाँ पे जो है मैग्नीशियम हो गया। दोनों के बीच डिफरेंस की बात करें तो देखिए इन दोनों में हम अब बात करेंगे सोडियम एंड मैग्नीशियम के अंदर जो है ई एन आपको पता होगा कि राइट साइड में जैसे जैसे जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बढ़ता है। इसका जो है Mg का जो है ई एन ज़्यादा है, Mg का ई एन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। मान लो इसका 3 है, इसका मान लो 1 है और इसका 0.5 है, तब दोनों का डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, मान लो यहाँ पे 3 है इसका और 0.5 है तो क्या यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके 2.5 हो जाएंगे। तो अब दोनों पे डिफरेंस देखो कौन सा ज़्यादा है, सोडियम और क्लोरीन वाला में ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो इसी तरह से हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या था कि आयनिक कैरेक्टर को क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ई एन के, यानी सोडियम क्लोराइड जो ज़्यादा आयनिक हो जाएगा MgCl के। और एक चीज़ और हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताए थे उसी वीडियो में पीरियोडिक टेबल वाले में कि राइट साइड में क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो आप यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हो कि NaCl यहाँ पे जो है लेफ्ट में पड़ता है, इधर से आगे हम जब बढ़ते हैं पीरियड के अंदर तो क्या होना चाहिए, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या है, आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो आयनिक कैरेक्टर कम, आप यहाँ भी देख सकते हो आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सोडियम जो ज़्यादा है MgCl से। तो ये चीज़ आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। एक तो हो गया लैटिस एनर्जी वाला और दूसरा पॉइंट जो हो गया इन एनी बॉन्ड आयनिक कैरेक्टर अगर चूज करना हो, बताना हो तो आप क्या बताएंगे, डेल्टा ई एन बस वहाँ पर निकाल लेना है, दोनों के बीच के ई एन का डिफरेंस निकाल लेना है और जिसमें ज़्यादा ई एन का डिफरेंस आएगा वो ज़्यादा आयनिक हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। अब चलिए हम यहाँ से बात करते हैं इसके बाद प्रॉपर्टीज वाले। अब देखिए प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आयनिक कैरेक्टर के, अब इसके बाद जब प्रॉपर्टीज पूछे जाते हैं तो प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखिए पहला तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपसे पूछा जाता है कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड। फिजिकल स्टेट क्या होता है इनका, सॉलिड होता है। नेक्स्ट है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। फिर है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी 2 कंडीशंस में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। एक तो पूछा जाएगा सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली रहे तो आपको ध्यान भी देखना है वहाँ पे जब भी पूछा जाए कंडक्टिविटी के बारे में यानी का, तो वहाँ पे एक्वस दिया है या फिर जो है आपको नॉर्मल सॉलिड दिया हुआ है। सॉलिड में जो कंडक्टिविटी नहीं होती, कंडक्शन नहीं होगा, बिकॉज आप देखोगे कि इस तरह से जो वो लैटिस के फॉर्म में जुड़े रहेंगे तो वो मूवमेंट ही नहीं करेंगे। वही एक्वस फॉर्म में क्या होता है, वो टूट जाते हैं, प्लस और माइनस में टूट जाएंगे और प्लस माइनस में टूटने की वजह से क्या है वो अपोजिट की तरफ जो है जिधर से उनको जो है मतलब चार्ज अपोजिट चार्ज की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे तो वो कंडक्शन चालू कर देते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको जो समझ में आ गया होगा। ये प्रॉपर्टीज हो गए। अब इसके बाद है सोलबिलिटी, ये भी जो है प्रॉपर्टीज के अंदर ही पढ़ना है हमें। तो सही सोलबिलिटीज, बिकॉज सोलबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो हम सोलबिलिटी को समझ लेते हैं। सोलबिलिटी एक्चुअली होता क्या है, ठीक, सोलबिलिटी देखिए सोलबिलिटी होता क्या है कि सराउंडिंग जो होते हैं ना पार्टिकल जो होते हैं एक्चुअली, सॉरी नेक्स्ट है सोलबिलिटी। सोलबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है कि किसी सॉल्वेंट के अंदर,
सॉल्वेंट होगा, ठीक, सॉल्वेंट के अंदर ही सोलूबल होगा कोई भी चीज़। तो सॉल्वेंट के अंदर यदि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल से मतलब सराउंड हो जाए, सराउंडिंग बोल देंगे, सराउंडिंग ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होगा, किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड ही जो डिजोल्व होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सराउंडिंग ऑफ सॉल्यूट, ठीक, सॉल्यूट पार्टिकल बाई सॉल्वेंट पार्टिकल। अब कहने का मतलब देखो, ये हो गया, ये मान लो बीकर है, इसके अंदर सोल्ड क्या है, वाटर पहले से है H2O, इसके अंदर हम NaCl डालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NaCl अपना क्या है Na प्लस एंड Cl माइनस टूटेगा, लेकिन ये क्या है, ये तो हो जाएगा सॉल्यूट और ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सराउंडिंग ऑफ सॉल्यूट, यानी NaCl का सराउंड हो जाएगा, ये सराउंडिंग ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बाई सॉल्वेंट पार्टिकल, यानी इसके द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, घेरा जा रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, सोलुबिलिटी, यानी एक तरह से ये कितना ज़्यादा घेरा जाएगा, ये इसी से पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा सोलूबल है, जितना ज़्यादा मतलब इसके घेरा जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, Na प्लस के चारों तरफ क्या हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल बहुत सारे आ जाएंगे, Cl के अंदर भी आ जाएंगे। तो इसको जितना ज़्यादा घेरेंगे उसी को क्या बोल देंगे, जितना ही ज़्यादा मतलब उनके अंदर पानी के बीच में जाएगा उतना ही ज़्यादा मतलब क्या है कि उसका सोलुबिलिटी है, यानी वो ज़्यादा सोलूबल हो रहा है, ठीक है। तो इसी हम यही चीज़ आगे कंपेयर कर अभी बात करेंगे, बिकॉज तो क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन ज़्यादा सोलूबल है, कौन सा कम सोलूबल है, आपको 2 चार्ट दे के पूछते हैं। तो हम उसको जो किस तरह से देखते हैं, उसको क्या ट्रिक से, उसका भी हम अभी बात करेंगे। तो देखिए वाटर के अंदर हम मतलब हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जैसे अगर सॉल्वेंट आपका वाटर हो गया, इस केस में क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हाइड्रेशन। आप पिछले वीडियो में देखे होंगे हाइड्रेशन रेडिएशन बताए थे आपको, तो यहाँ पर क्या हो गया हाइड्रेशन, ठीक। और इस यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। बिकॉज आप पढ़े पिछले अभी बताए थे कि कभी भी अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वाटर क्या करेगा, अट्रैक्शन की वजह से इसके चारों तरफ जाएगा, और जब यहीं से ही जाएगा तो क्या होगा, वहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी क्या होगा यहाँ से रिलीज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी में एनर्जी क्या होता है, रिलीज, यानी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहाँ पर भी नहीं कि हाइड्रेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो ये भी चीज़ें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड। तो हाइड्रेशन एनर्जी से और क्वेश्चन भी अभी पूछे जाएंगे, तो उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। अब देखिए एक कंडीशन और है यहाँ पे कि आयोनिक जो कंपाउंड्स होते हैं आर सोलूबल, आप ये सब जो है 7-8 क्लास में पढ़े होंगे, आयोनिक कंपाउंड्स आर सोलूबल इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब आप पढ़े होंगे लाइक डिजॉल्व, लाइक्स पढ़े थे वहाँ पे VNT सॉल्वेंट, यानी कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी आयोनिक कंपाउंड्स क्या है, पोलर हैं। तो पोलर किसके अंदर डिजोल्व होता है, पोलर के अंदर। तो ये भी आप याद रखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स किस में सोल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो डिजोल्व हो जाते हैं। तो ये पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो आप इसको भी याद रखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स आर डिजोल्व इन पोलर बिकॉज पोलर कंपाउंड डिजोल्व इन पोलर कंपाउंड, या फिर लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ और भी इसके साथ है। देखिए हाइड्रेशन जो होता है, एक्चुअली हाइड्रेशन एनर्जी निकलता है, तो हाइड्रेशन एनर्जी की हम बात करें यहाँ पे। हाइड्रेशन एनर्जी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे बिकॉज ये सब डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे कहने का मतलब समझिए क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी बोल रहे हैं कि जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज का, यानी कि हम एक जो है सोडियम प्लस को और एक जो है मैग्नीशियम प्लस, दो को जो है पानी में जब डालेंगे तो जो पूछा जाएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी किस में ज़्यादा निकलेगा, एनर्जी एक्चुअली क्या होगा कि सोडियम प्लस जैसे ही जाएगा इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स जाएंगे, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, इकट्ठा होंगे, और Mg प्लस की तरफ भी इकट्ठा होंगे। तो पूछा जाएगा कि किसके अंदर एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअली। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या है, चार्ज को देखते हैं, फिर साइज को देखते हैं। तो चार्ज देखेंगे, ठीक, चार्ज यहाँ पर देखिए किस पे ज़्यादा है, सोडियम पे या फिर मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम पे चार्ज ज़्यादा है, यानी मैग्नीशियम के केस में क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज होगा। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा निकलेगा, तो इस फॉर्मूला को जो आप यूज करके वहाँ पे बना पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये तो हो गया हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेटेड रेडियस भी पूछा जाता है, ये पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी रिविजन करा देता हूँ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, हाइड्रेटेड रेडियस। अब हाइड्रेटेड रेडियस क्या होता है, देखिए हाइड्रेटेड रेडियस डायरेक्टली मैं सिंपल से बता देता हूँ आपको कि जो हाइड्रेटेड रेडियस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम, या फिर आयन बोलिए, यहाँ पे आयन ज़्यादा सही रहेगा, आयन इन गैसियस फेज,
आप ये सब सारी चीज़ें लिखते जाइएगा। गैसियस फेज यानी हाइड्रेटेड रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज के, यानी अगर गैस के फेज में साइज छोटा है तो हाइड्रेटेड यानी कि पानी में जैसे डालेंगे उसको तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटेशियम मान लीजिए 3 है। अब यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया, ठीक है। अब इसका हम आपसे पूछें कि बताइए क्या है साइज का ऑर्डर, तो आप क्या बताएंगे, ये बता देंगे यही वाला साइज का है क्योंकि डाउन द ग्रुप बढ़ता है। तो ये कब होगा, गैसियस फेज में। लेकिन जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे, पानी में डालते क्या हो जाएगा, उसका हाइड्रेटेड रेडियस हो जाएगा। बिकॉज सोडियम जैसे ही पानी में जाएगा इसके चारों तरफ बहुत सारे वाटर आ जाएंगे, चारों तरफ बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल जो है इकट्ठा हो जाएंगे। और इकट्ठा होकर एक तरह से ये हाइड्रेटेड रेडियस यही होता है कि कितना दूर तक पानी जो है इसके फोर्स की वजह से जो है जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तक करेंगे, सोडियम हो गया। देखेंगे कि सोडियम के केस में क्या होता है, इसके अंदर अगर मान लीजिए 4 राउंड तक जा रहे हैं, 3 राउंड तक पानी गया तो इसके अंदर 2 ही राउंड तक जो है वाटर रहेंगे, और के प्लस के अंदर जो है 1 राउंड तक रहेंगे, केवल एक ही राउंड में रहेंगे पानी। तो बताइए रेडियस क्या था, यहाँ पे छोटा था एक बस केस में, लेकिन जैसे ही हाइड्रेटेड गए तो क्या हो गया, हाइड्रेटेड पानी जो है कि बहुत ज़्यादा दूर तक रहेंगे। तो रेडियस क्या हो गया, अब हमें यहाँ पर पूछा जाए तो क्या करेंगे, हम ओपोजिट बना देंगे, जस्ट उसका ओपोजिट हो जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जस्ट ओपोजिट हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। या तो नॉर्मली आप क्या है गैसियस फेज वाला लिख लीजिए, उसका बस उल्टा कर दीजिए, या फिर ये चीज़ याद है तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो हाइड्रेटेड रेडियस का क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं और हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं लास्ट में जो हाइड्रेशन एनर्जी को एक जगह फिर करा दूंगा, आप वो समझते जाइए। हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लिखते जाइए, डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। फिर हाइड्रेटेड साइज वाला तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि हाइड्रेटेड साइज क्या होता है, साइज, ठीक है। हाइड्रेटेड साइज क्या होता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल चैप्टर। तो हाइड्रेटेड साइज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, गैसियस साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गए, और पूछा जाता है कि सोल्युबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है हाइड्रेशन से, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे हम लैटिस एनर्जी जो पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड में जो रिलीज होता है वो क्या होता है कि लैटिस एनर्जी, ठीक है। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन में एक चीज़ पूछा जाता है यहाँ पे जो है लैटिस एनर्जी और एक जो हो गया हाइड्रेशन एनर्जी। तो एक्चुअली देखिए होता क्या है, लैटिस एनर्जी क्या होता है, जब आयन बनते थे मेरे, जब आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड्स बनते थे तब निकलता था ये रिलीज होता था। और हाइड्रेशन ये मतलब एनर्जी हो गया। और हाइड्रेशन में क्या होता है, टूटते हैं तो वहाँ पे एनर्जी जो होता है हाइड्रेशन एनर्जी होता है, ये रिलीज होता है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी ये जो वाटर के केस में या फिर जब डिजोल्व करते हैं तब होता है। तो इसी से रिलेटेड देखिए अब सॉल्युबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, हम इस चीज़ को देखते हैं। बिकॉज सॉल्युबिलिटी से जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर हमको समझना है। देखिए अब सॉल्युबिलिटी से रिलेशन क्या है, रिलेशन इसके बीच में, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। यानी सॉल्युबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कोई चीज़ उसके अंदर इतना डिजोल्व होगा जितना ही उसका जो है हाइड्रेशन एनर्जी होगा, यानी जितना ही पानी में से एनर्जी निकलेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो सोलूबल होगा उसके अंदर, समझ गए। अब इसके बाद है सोलुबिलिटी, ठीक है। अब इसके बाद है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होगा। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। अभी ऊपर जो हम देखे थे, देखिए हाइड्रेशन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल था, डाइलेक्ट्रिक के। तो सोलुबिलिटी भी किसके प्रोपोर्शनल है, इसके। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाइन से आते जाएंगे। यानी कि डाइलेक्ट्रिक भी अगर कहीं दिया जाए, पूछा जाए कि सोलुबिलिटी क्या फर्क पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं डायरेक्टली कांस्टेंट, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख के कि वो बढ़ेगा, ठीक। अब इस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के। ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया कि सोलुबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन एनर्जी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है लैटिस एनर्जी के, ठीक है। अब देखिए सोलूबल कोई चीज़ कब होगा, इससे हम क्या पता चलेगा, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा किससे, लैटिस एनर्जी से, ठीक है। ये चीज़ तो मैं आपको जो है लास्ट में एक समराइज करा देता हूँ सोलुबिलिटी का। ये सारी चीज़ें समझना तो वही सोलुबिलिटी के लिए ये पॉइंट को मेन आप लिख लेंगे तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। सोलुबिलिटी में देखिए क्या है, सोलुबिलिटी कहीं भी एग्जाम पूछा जाए आपसे कि MgCl2 NaCl2 जो है या फिर NaCl है, MgCl2 में जो है सोलुबल कौन ज़्यादा होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर पाएंगे। देखिए सोलुबिलिटी जो है अब यहाँ से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, आपके यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। अब देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा था आपके लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। तो आप ये पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है आप कर पाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पे लैटिस एनर्जी जो था यहाँ पे क्या चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है, ये सारे चीज़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो वहाँ से आपको समझ आएगा लैटिस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था। देखिए यहाँ पे सॉरी हाँ लैटिस एनर्जी देखिए यहाँ पे आपको किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था, चार्ज अपॉन साइज के। तो ये सारे चीज़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसी को जो है वहाँ पे पुट कर सकते हैं आप, लैटिस एनर्जी की जगह पे अगर चार्ज अपॉन साइज कर देंगे पुट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज ऊपर चला जाएगा, चार्ज नीचे आ जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, चार्ज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल आने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से आप देखेंगे कि जुड़ा हुआ है। तो ये आप जो है इन पॉइंट्स को आप अच्छे से एक जगह नोट कर लीजिएगा। और हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअली क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। हाइड्रेटेड रेडियस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आई होप ये वाला चीज़ आप याद रखिएगा। हाइड्रेटेड साइज वाला जो है हाइड्रेटेड रेडियस है, हाइड्रेटेड साइज पूछा जाता है किसका बड़ा है किसका छोटा है। तो ये पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो है ये पॉइंट को याद रखिएगा। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें जो है ये आयनिक बॉन्ड के अंदर। ठीक, अब इसके अंदर देखिए हम क्या पढ़ लिए, आयनिक बॉन्ड। अब इसके बाद आता है स्टेटमेंट एक कि कोई भी बॉन्ड जो होता है पूरा जो है 100% किसी भी बॉन्ड को जो है 100% जो है हम आयनिक नहीं बोल सकते हैं। यानी कोई भी बॉन्ड हो आपके सामने उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर जो है कोवैलेंट के होते ही होते हैं। तो ऐसे में जो हम कैसे इसको जो है पता कर पाएंगे, तो इसके लिए जो है फजांस नाम के जो थे साइंटिस्ट बोलेंगे तो वो कुछ रूल लिए थे, उसी रूल को जो है हमें फॉलो करना है। और इस रूल के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में जो आपके आते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे हम बात करें इसके अंदर जो है थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी, सोलबिलिटी हो गए, फिर ये जो है कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप इसी से सोल्व कर पाओगे। आप देखोगे कि क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे मिलते हैं सोलबिलिटी से रिलेटेड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इससे क्वेश्चंस मिलते होंगे। तो आपको पहले समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको फजांस रूल अगर आता है तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आप देखोगे कि वो पी ब्लॉक के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एक्चुअली देखोगे या तो बोल लिखा रहता है पी ब्लॉक के है, लेकिन आप एक्चुअली में है वो भी जो है केमिकल बॉन्डिंग की मदद से सॉल्व होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप पढ़ना है। अब देखिए हम इसके अंदर बात करें फजांस रूल क्या बोलता है। फजांस रूल के अंदर एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए फजांस रूल क्या बोलता है, पोलराइजेशन पे पूरा डिपेंड करता है। फजांस रूल के अंदर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड के पहले तो मतलब बात करें आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। इसी चीज़ को हमको बताना होता है कि तो यही हमको बताना है। कंपेयर एक्चुअली यहाँ से करते हैं हम कि किसके अंदर जो है कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है या फिर कौन ज़्यादा कोवेलेंट है कौन कम कोवेलेंट है, यही चीज़ हमको यहाँ पे बताना होता है। हम कितना नहीं बता सकते हैं कि कितना कोवेलेंट है, बस कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा कोवेलेंट है और कौन कम कोवेलेंट है। तो इससे ठीक, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। देखिए यहाँ पे क्या है, आप सभी लोग पढ़ें, बस मैं रिविजन के लिए बता रहा हूँ। यहाँ सब देखिए HCl। अब HCl क्या है यहाँ पे, La यानी लार्ज एनायन, और Ac कहने का मतलब स्मॉल केटायन। ठीक, अब देखिए लार्ज एनायन स्मॉल केटायन कहने का मतलब क्या है, ये सिंपल से आपको याद रखना है HCl है। इससे जो है आप फजांस वाले लगभग क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए क्या है, लार्ज केटायन कहने का मतलब लार्ज केटायन होगा तो वो मोर कोवेलेंट होगा। केटायन और एनायन आप समझ रहे हैं, लार्ज अगर किसी कंपाउंड के अंदर एनायन है तो क्या हो जाएगा, मोर कोवेलेंट, और स्मॉल केटायन है तो भी वो मोर कोवेलेंट ही होंगे दोनों, याद रखिएगा। एक तो ये चीज़ हो गया HCl। सारे क्वेश्चंस लगभग यही रहेंगे, या तो देखिए उसके अंदर जो है केटायन चेंज करेगा या फिर एनायन चेंज करेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों चेंज कर देगा। वो जो है आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो उस तरह के आप क्वेश्चंस भी देखोगे कि नहीं मिलता है। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्ट आपसे पूछ दे तब क्या करोगे, HCl वाला जो चीज़ है इसको आप डायरेक्टली वहाँ पर लगा दोगे। ठीक, इसको लगा के जब सॉल्व कर पाओगे। मैं एग्जाम्पल अभी करा देता हूँ। देखो अगर आपसे कहीं पूछ दें एग्जाम्पल यहाँ पे कि NaF और जो है यहाँ पे क्या ले KF, क्योंकि एक ठीक KF हो गया। अब आपसे पूछे कि कौन ज़्यादा कोवेलेंट है। कोवेलेंट के लिए क्या करते हैं, हमको बताए थे फजांस रूल यूज करेंगे। फजांस में भी क्या था, ये वाला बस ट्रिक सिंपल सा, इससे तो हो जाए पोलराइजेशन और नॉन पोलराइजिंग और पोलराइजेशन वाला चीज़ आपको वहाँ पे पोलराइजिबिलिटी वाला चीज़ आएगा। लेकिन आई थिंक वो सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समझाने वाली चीज़ तो है नहीं, आपको बस रिवीजन करना है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस चार्ज, यहाँ पे केटायन एनायन चूज कर लेते हैं कौन सा है, कर लिए। अब हमको क्या करना है, ये वाला ट्रिक यूज करना है वहाँ पे कोवेलेंट के लिए। तो देखो जो अलग है उसी को इसमें से यूज करेंगे। यहाँ पे जाए एनायन दोनों के अंदर कॉमन है, तो एनायन वाला हम चीज़ नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, अब केटायन वाला। अब केटायन में क्या है, और स्मॉल साइज जिसका होगा उसका क्या होगा, मोर कोवेलेंट होगा वो। और स्मॉल साइज कहने का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम, कौन सा साइज जो है छोटा है,
सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ कौन सा साइज जो यहाँ पे छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम का साइज जो है छोटा है, छोटा वाला क्या होगा, मोर कोवेलेंट होगा। मोर कोवेलेंट कहने का मतलब ये वाला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आपको जो है कोवेलेंट कैरेक्टर के जब भी क्वेश्चन पूछेंगे, बस ये वाला ट्रिक आपको यूज करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भी ट्रिक भर भर के अभी आगे मिलेंगे आपको। बॉन्ड ऑर्डर जो है, फिर से डाइपोल मोमेंट, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भर भर के जो है आपको मतलब ट्रिक्स मिलेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको। HCl वाला जो गया लार्ज जो एनायन रहता है। अब देखो हम एनायन चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे MgCl2 और यहाँ पे क्या करेंगे Mg ब्रोमीन मार दे करिए MgBr2। बस हम आपको समझने के लिए है, ठीक। अब यहाँ पे पूछे कौन सा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर जो है ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सा प्लस चार्ज यहाँ पे माइनस चार्ज लगाओ, प्लस चार्ज माइनस चार्ज कैटायन एनायन पहचानो। अब कौन सा चेंज हो रहा है उसको हम देखेंगे। अब दोनों में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटायन दोनों के अंदर, कैटायन दोनों के अंदर Mg है, सेम है Mg+2, ठीक। दोनों के अंदर क्या है, सेम है। हमारा एनायन चेंज हो रहा है, एनायन चेंज हो रहा है। एनायन क्या होता है कि लार्ज एनायन होगा तो लार्ज उसमें जो है कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। कौन सा दोनों में ज़्यादा है, तो ब्रोमीन जो होता है साइज में बड़ा होता है क्लोरीन से। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर में, ये वाला जो है ज़्यादा कोवेलेंट हो जाएगा इसके बजाय। तो आई होप कि यहाँ तक आपको जो है समझ में अब आने लगा चीज़ें। आप यहाँ तक जो है अब जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, ठीक। अब चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं कैटायन एनायन की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए फजांस रूल में। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे देखिए, अब फजांस रूल क्या बेसिक से क्या चीज़ें है। एक तो होता है कैटायन, दूसरा क्या होता है एनायन। और कोवेलेंट के लिए शो करने के लिए, फिर फजांस रूल को शो करने के लिए क्या होना चाहिए, कैटायन जो होता है वो क्या होता है, पोलराइजिंग पावर उसका ज़्यादा होना चाहिए। पोलराइजिंग पावर कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं एनायन के ऊपर, उसको जो पोलराइज कर दे एक साइड में। जैसे हम क्या बात करें यहाँ पे, जैसे ये कोई एटम है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस तरह से पूरा मान लो एकदम पूरा सिमेट्रिकल फॉर्म है, सर्किल फॉर्म है। तो कैटायन ऐसा होना चाहिए कि इसको क्या करे कि इस तरह से यहाँ पे जो ये है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड, मान लो यहाँ पे जो है कैटायन है कोई प्लस है, मान लो प्लस चार्ज वाला है, तो इस तरह से करे कि इलेक्ट्रॉन को जो है अपने साइड में, एक साइड में पोलराइज कर दे। यहाँ पे क्या होगा, देखोगे कि पोलर हो गया, एक साइड में डायरेक्शन दिखने लगा। पहले यहाँ पर नहीं दिखता था कि ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली किधर जा रहे हैं, सर्किल के फॉर्म में थे, कोई डायरेक्शन नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया, पोलराइज हो गया, एक साइड में कहीं पोलराइज हो गया, आप देख रहे हो इस साइड में पोलर के मतलब पोलराइज हो गए। वहीं एनायन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, यहाँ पे जो है पोलराइजिंग पावर जो इसका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक। पोलराइजिंग कैटायन क्या होता है, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो पावर टू डिफॉर्म इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ऑफ एनायन, एनायन जो थे यहाँ पे माइनस वाले, इनके जो है डिफॉर्म कर दे, जो शेप था इसको क्या कर दे, चेंज कर दे, इसको हम क्या बोलते हैं, डिपोलराइजिंग पावर। वहीं हम बात करें एनायन की, तो यहाँ पे पोलराइजेशन, मतलब कि ये क्या है, ये पोलराइज कर सके और इसके पास ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए कि ये पोलराइज हो जाए, खुद से हो, मतलब ये खुद होना चाहे। जितना ही ज़्यादा होना चाहेगा उतना ही जो है फजांस रूल को जो है मतलब ये फॉलो करेगा, जो फजांस के रूल्स हैं उनको जो है फॉलो करेगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर या जो भी कैरेक्टर्स देखते थे वो शो करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, एबिलिटी होता है, ये एबिलिटी टू डिफॉर्म हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एबिलिटी टू डिफॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो थे, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को जो डिफॉर्म कर दे, जनरली क्या था ये सर्किल में थे और डिफॉर्म कर दे, तो इसी चीज़ को, ठीक। तो यहाँ पे देखो पोलराइजिंग पावर जो है क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, ये पॉइंट यहाँ पे लिख लेना। हम इसको पीपी बोलते हैं, पीपी पोलराइजिंग पावर के डिपेंड करता है चार्ज पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये किसके लिए है, केवल पॉजिटिव चार्ज के लिए। या फिर पोलराइजिंग पावर जब पॉजिटिव चार्ज के लिए, आपको पता होगा पोलराइजिंग पावर डिपेंड भी क्या है, किसके लिए होता है, ये प्लस चार्ज के लिए होता है, केवल कैटायंस के लिए होते हैं, इसीलिए कैटायंस के लिए ये लागू होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी देखिए अब क्या होता है, देखो Mg+2 और चाहे AlCl3 मान लो, AlCl3 प्लस है और Al जो है सॉरी Al+3 Al+2 है। अब इससे पूछा जाए कि कौन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, तो आप बताओ, आप खुद से सोचो कौन ज़्यादा कर पाएगा, जिस पे चार्ज ज़्यादा है या फिर जिस पे कम है। तो ये ज़्यादा कर पाएगा बिकॉज चार्ज ज़्यादा है यहाँ पे, यानी न्यूक्लियस से यहाँ पे देखो साइज इसका छोटा हो गया है और न्यूक्लियस पे जो पावर है अभी भी जो है इसके पास तो वही 13 के 13 प्रोटॉन्स हैं, इसके पास 13 प्रोटॉन है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गए हैं, जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन हट गए तो यहाँ पे जो है फोर्स लगाने की इसका क्षमता और बढ़ गया है। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि प्लस चार्ज जितने ही ज़्यादा होंगे, मतलब प्लस चार्ज जिसके पास ज़्यादा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपने पास खींच पाएगा। इसीलिए जो है पीपी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, और साइज बड़ा हो गए तो ये खुद ही का पहले इलेक्ट्रॉन संभालेगा। इसका साइज मान लो इतना बड़ा है कि पहले तो खुद का इलेक्ट्रॉन संभालेगा, तब तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है।
वही हम बात करें एनायंस का, तो एनायंस देखो क्या होते हैं, यहाँ पे हम बात करें तो पोलराइजेशन बोलेंगे आप सीधे, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। अब क्यों, अब देखियो पोलराइजेशन कहने का मतलब क्या है कि खुद इलेक्ट्रॉन दे दे, कब देगा, छोटा होगा तो क्या एक बड़ा है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी किसी को दे सकता है, ये बड़ा वाला। ऑब्वियस से बात है कि बड़ा वाला जल्दी दे पाएगा, बिकॉज यहाँ पे देखोगे कि कंट्रोल इसका जो है ये उतना नहीं रहेगा जितना ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल कर पाएगा, पास में इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके दूर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उतना कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देगा। यानी साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, ये जल्दी से आसानी से पोलराइज हो जाएगा। और चार्ज बढ़ाएंगे यानी इलेक्ट्रॉन और बढ़ाएंगे, यानी और हम इलेक्ट्रॉन बढ़ा के इसके साइज को बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाएंगे तो और क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के होता है। तो यही दोनों में अंतर है यहाँ पे, कि यहाँ पे साइज तो उल्टा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चार्ज के दोनों ही प्रोपोर्शनल होता है। देखोगे कैटायन और एनायन जब भी आपको मिलेंगे उनके चार्ज के हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। अब जब हम यहाँ पे ट्रिक वीडियो के देखे थे यहीं से बना था ये ट्रिक, SCLA जो था यहाँ पे, लार्ज एनायन मोर कोवेलेंट, हम क्या बोल रहे थे, लार्ज एनायन मोर कोवेलेंट। लार्ज एनायन करने का मतलब जितना ही ज़्यादा चार्ज आएंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो कोवेलेंट होगा। वही हम बात करें स्मॉल कैटायन, साइज अगर कैटायन का छोटा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो मतलब मोर कोवेलेंट हो जाएगा। तो यहीं से वो जो है ट्रिक आया था ये। तो एक्चुअली मतलब जो है आपको यहाँ से समझना है इसको, कि पोलराइजेशन जो कैटायन का पोलराइजिंग पावर जो है ज़्यादा होना चाहिए पोलराइज करने का, इलेक्ट्रॉन को खींचने का, तो वो डिपेंड करता है चार्ज पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। वहीं एनायन के पोलराइजेशन जो एबिलिटी होता है, यानी खुद का इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता जो होता है वो क्या होता है, साइज पर भी डिपेंड करता है और चार्ज पर भी डिपेंड करता है। चार्ज जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा आसानी से दे पाएगा, और साइज बड़ा होगा तो भी आसानी से दे पाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको जो है समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम चले देखते हैं, इसके बाद जो है अब ये तो हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ पाया जाता है, कुछ थोड़ा सा जो है एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं यहाँ पे, स्यूडो बोलते हैं, स्यूडो यहाँ पे इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस बोल देते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कई जगह आपको जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, फिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो एक्चुअली जो है जिसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, यानी आपको पता होगा कि हाइड्रोजन हीलियम जो है नियोन जो हो जाएगा, तो उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, ठीक, हीलियम नियोन आर्गन, सॉरी आर्गन का ये वाला अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी के अंदर आता है तो वो क्या शो करने लगेगा, वहाँ पे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट टाइप का जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन शो करने लगता है। और इस केस में जो है आप जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं उससे जो है अलग आएगा। ये जो हम अभी पढ़ रहे थे यहाँ पे, ये साइज और ये जो वाला जो अंतर पढ़ रहे थे, ये जो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो वो कुछ पॉइंट्स है उनको आपको याद रखना है इसके अंदर। अब जैसे हम बात करें इसके अंदर जो है, जैसे यहाँ पे जो मान लीजिए CuCl एंड NaCl। अगर आप यहाँ पे पूछा जाए कि बताइए कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर ज़्यादा है किसके अंदर कम है, तब क्या करोगे, सबसे पहले वही सेम चीज़ लिखोगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कॉमन है, तो क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे, कौन सा जो है छोटा है कौन सा बड़ा है, यही हम कंपेयर करते हैं। कैटायंस के साइज को कंपेयर करेंगे, चार्ज दोनों पे बड़ा है तो ठीक है, साइज को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे साइज को कंपेयर करने का मतलब क्या है कि साइज यहाँ पे तो सोडियम का कम आ रहा है, साइज को सोडियम का क्या हो रहा है, कम आ रहा है, तो पोलराइजेशन क्या होना चाहिए इसका, ज़्यादा, और ज़्यादा पोलराइज कर पाएगा तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होना चाहिए। लेकिन जो है कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा ना होके यहाँ पे Cu का आता है। अब एक बार फिर से समझ लो, हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए। हम जो है कोवेलेंट कैरेक्टर किस तरह से चेक करते हैं, पोलराइजेशन के बेसिस पे कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो दोनों के अंदर Cl था, Cl को नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले को लेंगे। पॉजिटिव वाले में क्या है, एक था Cu एक था Na। अब अलग अलग आए, चार दोनों के ऊपर सेम है, तो पहले नंबर तो हम चार्ज कंसिडर करते हैं, लेकिन चार्ज दोनों के ऊपर क्या है, सेम है। चार्ज यदि सेम होता है तो फिर हम क्या करते हैं, साइज को कंपेयर करते हैं। साइज कंपेयर करेंगे, सोडियम एंड क्लोरीन में क्या है, साइज तो सोडियम का छोटा है, साइज अगर छोटा होगा तो ये Pp ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये ज़्यादा पोलराइज करना चाहिए, Pp इसका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो Pp ज़्यादा होगा यानी पोलराइजेशन पावर इसका ज़्यादा है, तो इसको इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन होता किसका है, CuCl का है। तो ये एक्सेप्शन है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जब देखोगे, जब Cu प्लस करेंगे इसके अंदर जब देखोगे कि 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट वाले इसके जो है सेल में, जिसकी वजह से जो है ये आर्गन यानी कि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। और भी ये जो है इसके अंदर D इलेक्ट्रॉन्स आने लगते हैं, जिसके पुअर शिल्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव, मेन इसका खेल है कि जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है, और जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से जो है ये ज़्यादा पोलराइज, एक्चुअली क्या है यहाँ पे, ये पोलराइजेशन ही है ना कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, तो सोडियम को ज़्यादा खींचना चाहिए था, लेकिन क्या होता है यहाँ पे पुअर शिल्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और इससे जो है ये ज़्यादा पोलराइज कर पाता है, इसका पोलराइजेशन पावर यहाँ पे बढ़ जाता है, और पोलराइजेशन पावर बढ़ने की वजह से यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर इसका हो जाएगा ज़्यादा। तो ये एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस वाली चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो हो जाएगा जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये वाला ग्रुप क्या कर रहेंगे तो आपको जैसे ZnCl2 हो जाएगा।
ZnCl2 अगर कंपेयर करना होगा तो उस समय भी आपको ये ध्यान देना होगा, Cd हो गया, Hg हो गया, ठीक। और दूसरा जो है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये वाले अगर कहीं कंपाउंड रहेंगे तो उसके अंदर भी जो है यही सेम सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला आप यूज करके वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ध्यान देंगे। तो बस ये चीज़ का, दो चीज़ का ध्यान देना, जब भी कॉपर वाले से क्वेश्चन मिल जाए, कॉपर वाले ग्रुप से या फिर जिंक वाले ग्रुप से अगर मिल जाए कोवेलेंट कैरेक्टर आपको चेक करना हो तो ये चीज़ का ध्यान देंगे, बाकी सभी जगह जो है बाकी लग जाएंगे। तो आई होप कि यहाँ तक जो आपके कंप्लीट हो गए। अब चलिए हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस क्या है। फजांस रूल तो हम देखना आ गया हमें कि किस तरह से चेक करना है। अब इसके एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल, क्या क्या एप्लीकेशन है। तो डायरेक्टली अब मैं देखो, अगर आपको देखना आ गया है तो फजांस रूल के बेसिस पे आप चेक कर पाते हो किसके अंदर ज़्यादा है किसके अंदर कम है। तो आप सारे जो है, मैं आपको एक सिंपल सा टेबल बना देता हूँ, सारे इनके क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। देखो क्या है, ये टॉप टेबल को आपको भी याद रखना है। वो क्वेश्चंस को जो है मैं ऐप के अंदर जो क्वेश्चन है उसको आप जाकर डायरेक्टली आप प्रैक्टिस करना है, तो सारे क्वेश्चन जो आपके अब लग हो जाए, वहाँ से जितने भी ये लग जाएंगे। अब देखो क्या है, फजांस रूल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, SCLA, जो ट्रिक पढ़े थे SCLA वहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन वाला। फिर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर, आप यहाँ पे लिखते जाना, कोवेलेंट लिख लेना, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फजांस रूल अगर ज़्यादा हो गया यानी उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ज़्यादा होगा। फिर जो है कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा यानी सोलबिलिटी जो है कम होगा। हम पीछे पढ़े थे अभी, सोलबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सोलबिलिटी यूज के अंदर कम हो जाएगा। और फजांस रूल ज़्यादा यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, और हमको पता है कोवेलेंट अगर किसी के अंदर ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम, मेल्टिंग पॉइंट कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें जो आपको यहाँ से याद रखने हैं, ये सब सारे क्वेश्चंस आपसे एक्चुअली बनते हैं यहाँ से। तो ये फजांस रूल के बेसिस पे आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक्चुअली बस आपको फजांस रूल को जो है किस तरह से अप्लाई करना वो चीज़ आना चाहिए। आपको फजांस रूल आपको सही से अप्लाई कर पाते हैं तो आप जो है इसके बेसिस पे तो कोवेलेंट कैरेक्टर बता पाएंगे, सोलबिलिटी बता पाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारे बता पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा ऐप के अंदर। तो आप पहले यहाँ से समझ के उनके जाके फिर प्रैक्टिस करिए ऐप वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको जो टॉपिक वाइज भी आपको इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है कि आप टॉपिक्स पढ़ते जाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। कुछ हम एग्जाम्पल और कर लेते हैं जिससे आपका और क्लियर हो जाए। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँगा, आप भी कर लेना। अब देखिए यहाँ पे बात करें हम BeCl2 एंड BaCl2 के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर का पूछा जाए कि बताइए। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए हमको क्या पता है कि हमको सबसे पहले फजांस रूल यूज करना है। फजांस रूल के मतलब क्या है, एनायन कैटायन देखेंगे कौन सिमिलर है, इसके अंदर Cl सिमिलर है, सिमिलर वाले को हम छोड़ देंगे। अब इसके अंदर प्लस चार्ज, इसके अंदर भी +2 एंड इसके अंदर भी +2, ठीक। अब दोनों क्या है, एक ही ग्रुप के हैं। ग्रुप क्या है, हम क्या करेंगे, चार्ज तो दोनों के ऊपर सेम हो गया। हम क्या बोल रहे थे कि चार्ज अगर सेम हो जाता है, हम क्या पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन का हम क्या चेक करते हैं, पोलराइजेशन पावर किसके प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। चार्ज सेम हो गया, इसको हटा देंगे। अब साइज हम देखेंगे, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा पोलराइजेशन पावर घटेगा, साइज बढ़ेगा तो घटेगा। मतलब इसका साइज ज़्यादा है तो इसका क्या है, पोलराइज ये कम कर पाएगा, और पोलराइज कम कर पाएगा यानी फजांस रूल के हिसाब से ये कम पोलराइजेशन है। तो यहाँ पे देखिए पोलराइजेशन कम कर पाएगा यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो पोलराइजेशन फजांस रूल के हिसाब से, फजांस वाला हम पढ़े थे अभी फार्मूला। अब देखिए फजांस वाला में क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फजांस वाला के केस में कि ये अगर कम होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। फजांस रूल के हिसाब से कम यहाँ पे हो रहा है तो यानी पोलराइजेशन कम कर पा रहा है ये, तो पोलराइजेशन चूंकि ये कम करेगा, यहाँ पे देखिए पोलराइजेशन कम करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या ये करेगा, शो कम करेगा, यानी ये कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेगा, ज़्यादा शो करेगा। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन हम और भी यहाँ पे जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस या फिर आपको मैं यहाँ पे देखिए NaCl वाला देते हैं, NaCl, फिर हो जाएगा MgCl एक ही पीरियड के, और MgCl2 हो जाएगा AlCl3। अब इसको मान लो करना होगा आपको, पूछ रहा है कि आयनिक कैरेक्टर बताइए आपको, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर बताइए आपको। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले तीनों के अंदर Cl हैं, हम ++2+3 हम सीधे चार्ज देखेंगे अब, क्योंकि हमको पता है कि पहले क्या देखते हैं, पोलराइजेशन के लिए चार्ज देखते हैं। चार्ज किसके ऊपर ज़्यादा है, इसके ऊपर, यानी ये ज़्यादा पोलराइज कर पाएगा, ये ज़्यादा पोलराइज कर पाएगा मतलब कि ज़्यादा कोवेलेंट है। फिर ये मतलब ये जो रेशियो हो गया। और हमको भी पता है कि पीरियड के अंदर जैसे हम राइट में जाते हैं, एक ही पीरियड के सारे एलिमेंट हैं, तो पीरियड के अंदर क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो यहाँ से भी जो आपको प्रूफ हो जा रहा है। तो चलो एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप बस बताना इसका क्या होगा। लिथियम जो है फ्लोराइड देते हैं और लिथियम आयोडाइड, यहाँ पे जो माइनस चार्ज हो जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ पे हिंट भी दे दी हम। अब आपको बताना है कि किसका जो है कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। और यहाँ पे देखो जैसे ही कोवेलेंट हम बता दिए तो कोवेलेंट से रिलेटेड कौन कौन से तुम क्वेश्चंस कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे रहते हैं,
अब यहाँ पर कोवेलेंट तो बता दिए, इसके अंदर कोवेलेंट रिजल्ट बढ़ रहा है। अब यहाँ से पूछा जाए आपसे कि सोलबिलिटी क्या होगा, तो सोलबिलिटी आपको पता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोलबिलिटी, यानी सोलबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब यहीं से आपसे पूछा है कि मेल्टिंग पॉइंट बताइए, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इधर है, मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कैरेक्टर इधर बढ़ रहा है, तो हमको पता है कि उल्टा होता है मेल्टिंग पॉइंट। आप देखिए यहाँ से कोवेलेंट कैरेक्टर का उल्टा होता है मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या करोगे आप, मेल्टिंग पॉइंट का डायरेक्शन इधर बना दोगे। तो इसीलिए बता रहा था कि ये सारे चीज़ें मैं इसलिए बार ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, क्वेश्चन आपको ऐप से जाके करना है। बस आप यहाँ पे समझ जाओ, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, इससे याद रहेगा। तो फजांस रूल लगाना किस तरह से आप वो जान जाते हो, तो सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। आई होप कि एप्लीकेशंस भी आपको समझ में आ गए फजांस रूल के। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड, कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली। तो देखो कोवेलेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब चीज़ें आप बुक से पढ़ लेना, ज़्यादा मैं उधर टाइम नहीं बर्बाद करूँगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैं वो चीज़ को देखते। कोवेलेंट बॉन्ड, इसके अंदर क्या होता है, कुछ पॉइंट याद रखिए। शेयरिंग क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का, आप ये सब पॉइंट लिखते जाइए। मैं आप जो कर रहा हूँ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, मतलब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के होते हैं। यहाँ पे नेचर आप हम पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है नेचर जो होता है सेम होता है दोनों का, यानी दोनों ही नॉन मेटल होते हैं, ठीक। वहाँ पे मेटल है, नॉन मेटल थे आयनिक के अंदर। अब इसके बात करें तो यहाँ पे देखो शेयरिंग जो होता है, हम 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे तो आप क्या बनेगा, 1 बॉन्ड बनता है। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो 2 बॉन्ड बनते हैं, और सो ऑन। यहाँ पे चेक करते हैं तो 3 बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम आप देखे भी होंगे 3 ही बॉन्ड रहते हैं कोवेलेंट के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए कोवेलेंट के अंदर। आई थिंक ज़्यादा इससे ज़्यादा जो कोवेलेंट में और बाकी सारे नहीं पूछे जाते। अब जो है स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपसे पूछ जाते हैं। और जो है इसके अंदर एक चीज़ और है, आप याद रखिएगा, लिविस एसिड वाला, लिविस डॉट स्ट्रक्चर जो है, डॉट स्ट्रक्चर LDS जिसको बोलते हैं हम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के जो है ज़्यादातर जो है क्वेश्चन आपसे जो है, एक तो कुछ कहीं कहीं स्टेट वाले में स्ट्रक्चर पूछ देते हैं आपसे, और दूसरा जो है लिमिटेशंस मेनली पूछे जाते हैं। तो लिमिटेशंस क्या थे इसके, तो वो भाई 8 से ज़्यादा वालों को नहीं कर पा रहा था, 8 से कम वाले इलेक्ट्रॉन जो थे उनके अंदर भी जो है उसको प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये सब सारे पॉइंट्स जो है आपके वहाँ से आप जो है, आई थिंक आप सब NCERT में भी दिया हुआ, तो वो सारी चीज़ आप वहाँ से पढ़ लेना। और कहीं कहीं क्वेश्चन बनते हैं तो आप जो है देख लेना इसको। मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे बस पॉइंट देख लेना ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए। सो आई होप कि वीडियो जो है ये बहुत लंबा हो गया है। सो देखिए अगले वीडियो में क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बात करेंगे, VBT के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो बहुत सारे आपको ट्रिक भर भर के मिलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, DIS हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसके अंदर जो है हम शेप, जियोमेट्री एंड जो किस तरह से आपको जैसे sp2 sp3 होता है, ये निकालते कैसे हम किस तरह से ट्रिक से किस तरह से निकालेंगे, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। इसके अंदर मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से आप जो हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं किसी भी एटम के, जिनका आपका स्ट्रक्चर नहीं भी आता, जैसे N3- हो गया, तो इसको जो है आप स्ट्रक्चर आपको नहीं भी पता है तो आप आराम से निकाल पाओगे। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे वहाँ पर, सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड गिन के नहीं बल्कि डायरेक्ट बताएंगे किस तरह से आप बता पाओगे। VBT हो गया, फिर VSEPR जो थ्योरी है इस पर बताएंगे, MOT, फिर बॉन्ड ऑर्डर तो हो ही गया, MOT हो गया, फिर जो है डाइपोल, और जो है यहाँ पे साइज, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने को आता है, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है किसका कम है। आज ये सब पढ़े होंगे, HF, HCl, HBr, ये लाइन से दे देते हैं एक ही बॉन्ड्स के, तो ये पूछे जाते हैं। तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एंगल, ये सारे के जो है हम ट्रिक्स आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तो सेकंड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि इसको आप अच्छे से करके कोशिश कर लीजिए। उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहिएगा, बिकॉज उसके अंदर सारे ट्रिक्स आपको मिलेगा, केवल ट्रिक्स ही मिलेंगे। तो वो सारे चीज़ें जो हम सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं। सो अभी के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट